तो आज के आपके करंट अफेयर्स 1 जून 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। देखो, जीएसटी जो है वो एक तरीके से आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। सबसे पहले ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं इनके बारे में समझते हैं। देखो, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली सोर्स पे लगता है, जहां पे इनकम जनरेट हुई है, जहां पे प्रोडक्ट बना है वहीं पे वो टैक्स लग जाएगा और साथ के साथ डिडक्ट हो जाएगा। जैसे कि इनकम टैक्स, जहां पे इनकम जनरेट हुई वहीं वो टैक्स लग गया। जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ये वहां पे लगते हैं जहां पे प्रोडक्ट को फाइनली कंज्यूम किया जाता है। तो जीएसटी का बर्डन कभी भी जो कंपनी प्रोडक्ट बेच रही होती है उसके ऊपर नहीं होता, ये जो पर्सन खरीद रहा होता है उसके ऊपर होता है। जैसे कि एक टूथपेस्ट है, जो पर्सन उस टूथपेस्ट को खरीदेगा उसके ऊपर ही जीएसटी लगेगा। जो कंपनी है वो सिर्फ अपनी वैल्यू के अंदर वो जीएसटी जोड़ के बेच रही होती है और फाइनली उन्होंने वो जीएसटी की वैल्यू कलेक्ट करनी है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देना। तो गवर्नमेंट का इसमें कहना होता है कि ये बर्डन कंपनीज के ऊपर नहीं है, डायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर किया गया है। कंज्यूमर वो प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसे जीएसटी पड़ेगा और उसे वो पे करना पड़ेगा। क्लियर है? इस तरीके से ये सारे का सारा जीएसटी का साइकिल काम करता है। तो यहां पे जो गुड्स एंड सर्विसेज आपका टैक्स है ये आ जाएगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स या कंजम्पशन टैक्स है, जिसने क्या किया है, इसे बेसिकली आपके 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1 जुलाई 2017 में ये लागू हुआ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। इसने क्या किया, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंटर और स्टेट को ना बहुत सारे टैक्सेस की पावर दी हुई थी, उन सबको खत्म करके एक सिंगल रिजीम क्रिएट की। देखो, इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, जो इनडायरेक्ट टैक्स थे ना, इंडिया के अंदर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि वैट, आपकी एक्साइज ड्यूटीज, ये सब कुछ लगता था। बहुत सारे टैक्सेस को आपके स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, कईयों को आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती थी। बहुत सारी चीजों के ऊपर सेस भी लगता था अलग से। जैसे एक सेस याद हो अगर, ये जो जीएसटी था इससे लागू करने से थोड़ा टाइम पहले ना सरकार ने बिल्स के ऊपर लगाना शुरू किया था गरीब कल्याण सेस और एक स्वच्छ भारत सेस। 0.2% के करीब आपके हर बिल के ऊपर स्वच्छ भारत सेस लगने लग गया था। ये सारे सेस वैट इन सबको खत्म करके एक सिंगल टैक्स रिजीम बनाई गई है जिसे कहते हैं जीएसटी। सिंगल टैक्स नहीं है, बस रिजीम कॉमन कर दी गई है। बहुत सारे देशों में जीएसटी ऑलरेडी लगा हुआ है, पर इंडिया का जीएसटी थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, क्योंकि बाहर सिंगल टैक्स रिजीम का एक्चुअली मतलब है कि बस एक ही स्लैब भी एक ही है वहां पे। जैसे अगर आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पे देखोगे, वहां पे जो जीएसटी लगा हुआ है वहां पे एक सिंगल टैक्स स्लैब लगती है 5%, सारी चीजों के ऊपर 5%। हमारे इंडिया के अंदर जीएसटी की अलग अलग स्लैब्स बनाई गई हैं, जैसे कि कुछ गुड्स आपकी एग्जेम्प्टेड है, 0% उनके ऊपर जीएसटी लगता है। जैसे कि जितने भी आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं ये सब कुछ है, इनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। ठीक है, जो डायरेक्टली फार्म से आते हैं उनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। उसके बाद कुछ चीजों के ऊपर 5% जीएसटी लगता है, जैसे कि आपके ज्यादातर रेस्टोरेंट्स और इनके जो बिल्स हैं 5% जीएसटी लगता है। अगर आप 5% का ब्रेकअप देखोगे, 2.5% स्टेट के पास जाता है, वहां पे लिखा होता है एसजीएसटी, और 2.5% आपके सेंटर के पास जाता है, लिखा होता है सीजीएसटी। दोनों आधा आधा बांट लेते हैं उसमें। इसके बाद अगला टैक्स रेट है आपका 12%। कुछ कॉमोडिटीज अब इसमें आती हैं। फिर फाइनली बहुत सारी सर्विसेज जो है आपकी वो फाइनली 18% में आती है। ज्यादातर सर्विसेज के ऊपर सरकार 18% जीएसटी लगाती है। इसके बाद एक और रेट भी है
उसे कहते हैं 28% का रेट। पर ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं है, ये एक कैटेगरी है जिसे जिन्हें कहते हैं सिन गुड्स या लग्जरी गुड्स। सरकार का मानना है कि ये ऐसे सामान है या तो वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, या सिर्फ वही पर्सन अफोर्ड कर सकता है जिसके पास काफी पैसा है। तो सरकार इन चीजों के ऊपर अलग से मतलब 28% के करीब टैक्स लगाती है। जैसे कि जितनी भी आपकी एसयूवीज हैं, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, उनके ऊपर आपकी 28% जीएसटी लगता है। बाकी गाड़ियों के ऊपर 18% लगता है, जो एसयूवीज हैं उनके ऊपर 28% लगता है। ठीक है, क्योंकि सरकार कहती है हर आम इंसान नहीं खरीद रहा उन्हें, इस कारण 28% लगेगा। बाकी जितने भी आपके जैसे टबैको प्रोडक्ट्स हैं वो सब कुछ है, उनके ऊपर 28% जीएसटी लगता है, क्योंकि वो हेल्थ को हजार्डियस है। अभी कुछ चीजें आपकी जीएसटी के साइकिल से बाहर भी रखी हुई हैं, जैसे कि आपकी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स और इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों चीजें आपकी जीएसटी के साइकिल से बाहर है, इन्हें जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। इसके अलावा जो आपके रफ प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं, उनके ऊपर जीएसटी के अलावा 0.25% अलग से टैक्स लगता है, और गोल्ड के ऊपर 3% अलग से भी टैक्स लगता है। जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, ये टैक्स अलग से भी लगेगा। ये स्लैब्स इनके लिए लगी है, इसीलिए इंडिया का सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, 28% जीएसटी के अंदर आपके इवन एरिएटेड ड्रिंक्स, जो आपकी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोका कोला, पेप्सी, ये सब कुछ, उनके ऊपर 28% जीएसटी लगाया हुआ है। इसी कारण तुम देखोगे लगातार जीएसटी के बाद उनकी कॉस्ट काफी ऊपर गई है, क्योंकि उन्हें जानबूझ के महंगा बनाया गया है ताकि लोग कंज्यूम करना कम कर दें। ठीक है, टबैको प्रोडक्ट्स भी, पर जब जिन्होंने कंज्यूम करना है उन्होंने कर ही लेना है। ठीक है, पर सरकार को लगता है फिर हम पैसे कमा लें। तो इस तरीके से ये सारा का सारा साइकिल काम करता है जीएसटी का। एक और चीज बता दूं आपको, जीएसटी, सारा जीएसटी चलता कैसे है। देखो, जीएसटी के लिए एक अलग चीज बनाई गई है जिसे कहते हैं जीएसटी नेटवर्क, जीएसटीएन। ये जीएसटी नेटवर्क क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने का और एक सेंट्रल सिस्टम बनाया गया है जिसके अंदर सारा जीएसटी का डेटा आता है। इस चीज को मैं क्यों बता रहा हूं, ये ना थोड़ा सा अनोखा है। ये जो जीएसटी नेटवर्क है, इसके अंदर सेंटर और स्टेट्स तो इसके भागीदार है ही हैं, इसके अंदर प्राइवेट कंपनीज भी इसके भागीदार है। जीएसटी नेटवर्क को एक्चुअली चलाने वाली ना प्राइवेट कंपनीज है। सरकार को सारा डेटा गैदर करके देना, ये सिस्टम लगातार 24 आवर चलता रहे, ये प्राइवेट कंपनीज, ये इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, इन सबको कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए इसके। जीएसटी नेटवर्क में 51% शेयर प्राइवेट कंपनियों के, इन्हें ये पूरा नेटवर्क चलाने का प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा मिल जाता है। ठीक है, तो इस कारण इन्हें ये हिस्सा मिल जाता है, सेंटर और स्टेट्स को डेटा मिल जाता है, उससे ये सारे का सारा नेटवर्क काम करता है। अब कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में जाएगा, ये किस तरीके से डिसाइड होता है। देखो, आपके हर क्वार्टरली, हर 3 महीने बाद आपकी मीटिंग बुलाई जाती है जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल को आपके हेड करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो सेंटर में फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो इसे हेड करते हैं। हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर इसकी मीटिंग स्टेट के बिहाफ पे अटेंड करते हैं। यहां पे मेजॉरिटी से फैसला लिया जाता है, सारी स्टेट्स और सेंटर सब मिलके वोट डालते हैं। ठीक है, जो इस काउंसिल के अंदर फैसला लिया जाएगा ना कि लेट्स सपोज टैक्स स्लैब्स कम करनी है, कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में डालना है। जैसे कि जब जीएसटी शुरू हुआ था ना, आपके रेस्टोरेंट्स ना वैसे 12% में रखे गए थे। उसके कारण पर हुआ क्या कि कंज्यूमर की शिकायतें बहुत आने लगी, क्योंकि सडनली आपके बिल जो थे रेस्टोरेंट के बिल, वो बहुत ही ऊंचे आने लगे। कंज्यूमर को चुभ रहे हैं ना फिर,
इस कारण फिर जीएसटी काउंसिल ने उसका रेट कम करके 5% कर दिया। ठीक है, 12% था या 18 था, मेरे ख्याल से 18 था रेस्टोरेंट्स का, तो उसे बाद में 5% पे किया गया। तो एक तरह से तुम्हारे साथ 1/5 यानी कि सरकार ने बैठ के तुम्हारे साथ खाना ही खाया एक तरीके से। तो 1000 रुपए का बिल आया, 200 रुपए तो सरकार भी ले जाती थी, तो लोगों को लगा ये तो बहुत ही अननेसेसरी है। इस कारण लोगों ने प्रोटेस्ट किया और फिर ये चेंज करके 5% कर दिया गया। सेकेंड करंट अफेयर है आपके आधार के बारे में। आधार कार्ड ऑलमोस्ट अब सबका ही बना होगा। ये एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो वॉलंटरली सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया और कोई भी जो फॉरेन रेजिडेंट भी है इंडिया के अंदर उन्हें इश्यू किया जाता है। ठीक है, इसी कारण आधार आपका सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो कहीं पे भी अगर आपसे सिटीजनशिप का प्रूफ मांगा जाता है, आधार कार्ड आपका सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड आप नहीं एज अ सिटीजनशिप का प्रूफ दिखा सकते, क्योंकि ये फॉरेन नेशनल जो बाहर से आते हैं लोग, इंडिया के अंदर बसे हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर बैंक अकाउंट, फोन सब लेने के लिए तो आधार चाहिए, तो उनके लिए भी आधार बनाया जाता है। इस कारण ही इसे सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना जाता। ठीक है, पर उन्हीं फॉरेन नेशनल्स का बनता है जो कम से कम इंडिया के अंदर 182 डेज रहते हैं। अब ये 182 डेज का क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, इंडियंस के रिगार्डिंग ही एक चीज बताता हूं। आपने एक स्टेटस सुना होगा, ये पर्सन एनआरआई है। अब एनआरआई होते कौन है? एनआरआई का फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। वो बेसिकली वो जो पर्सन होता है उसने कहीं बाहर की सिटीजनशिप नहीं ली है, उसका पासपोर्ट आज भी इंडियन है, वो आज भी इंडिया का सिटीजन है, बस वो इंडिया के अंदर इस टाइम रह नहीं रहा, नॉन रेजिडेंट हुआ हुआ है। कोई भी पर्सन जो 6 महीने से ज्यादा, 180 डेज हो जाएंगे ना, 6 महीने, जो 181 डेज से ज्यादा यानी कि मिनिमम 181 डेज इंडिया से बाहर रहता है, उसे उस फाइनेंशियल ईयर के लिए स्टेटस दे दिया जाता है एनआरआई का। उसका मतलब है कि इंडिया के अंदर जितने रेजिडेंट्स को टैक्स भरने पड़ते हैं ना, वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते, क्योंकि वो 6 महीने इंडिया के अंदर है ही नहीं, तो टैक्सेस उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते। इसी कारण जैसे जो मर्चेंट नेवी में लोग काम करते हैं ना, मर्चेंट नेवी वालों को उनकी सारी सैलरी मिलती है और वाइट के अंदर बिना टैक्स लगे, क्योंकि अगले 8 महीने तो शिप पे बिता देते हैं। 8 महीने इंडिया में ही नहीं है, 8 महीने बाद अब वो इंडिया आए, उनकी जितनी सैलरी 8 महीने ही, उन्हें 8 महीने की सैलरी मिलती है, जितना टाइम शिप पे बिताएंगे उतनी सैलरी होती है। तो 8 महीने शिप पे बिताएंगे, 8 महीने की लेट्स सपोज सैलरी, अगर कोई कैप्टन है तो महीने का 10 लाख के करीब सैलरी है, तो 80 लाख रुपए आया, 0% टैक्स है, क्योंकि वो रेजिडेंट नहीं है इंडिया का। ठीक है, उसका वो सारा पैसा वाइट में उसके पास अवेलेबल है, क्योंकि वो रेजिडेंट नहीं था इंडिया में, उसने वो पैसा इंडिया में नहीं कमाया, इस कारण फिर इनकम टैक्स भी नहीं लगता इंडिया। ठीक है, तो फायदे भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि 8 महीने समुद्र पे शिप पे धक्के खाते रहना भी कोई अच्छी लाइफ नहीं होती। जो वहां पे एक्चुअली मर्चेंट नेवी में, उनसे पूछो, कोई प्लेजेंट लाइफ नहीं है। ठीक है, ये सारा का सारा जो आपका आधार का डेटा है, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो कलेक्ट करते हैं। एक स्टैट्यूटरी ये बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है इसके पीछे कोई ना कोई पार्लियामेंट का एक्ट होगा। तो इसके पीछे जो एक्ट UIDAI जो बॉडी बनाई गई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके लिए एक्ट बनाया गया था, आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। तो आधार एक्ट 2016 में एक एक्ट बना के ये UIDAI को एस्टैब्लिश किया गया था, और ये आपका सारा का सारा आधार का डेटा कलेक्ट करती है। आधार को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम माना जाता है। इसके अंदर आपकी बेसिक डिटेल्स
जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, फादर्स नेम क्या है, ये सब कुछ भी कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स, आपके फिंगरप्रिंट सारे के सारे, और आपका रेटिना स्कैन वो भी कलेक्ट किया जाता है, और एक फोटो ली जाती है आपकी। तो ये सारा जितना भी डेटा है वो आपके UIDAI के सर्वर्स में जाके स्टोर होता है। ये जो डेटा है इसे प्राइवेसी के लिए रखा गया है कि ऐसे कोई इसे एक्सेस नहीं कर सकता, बस इस डेटा को सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ऑथेंटिकेशन कैसे होती है कि लेट्स सपोज जैसे आप कोई मोबाइल सिम खरीदने गए हो, वो आपसे वहां पे अंगूठा लगवाएंगे, वो एक रिक्वेस्ट के तौर पे जाती है UIDAI के सर्वर के पास कि ये फिंगरप्रिंट है, ये आधार नंबर है, क्या ये मैच करते हैं। उनका सर्वर यस या नो में रिस्पॉन्ड करेगा। अगर मैच करते हैं तो यस की कमांड आ जाएगी, वो अप्रूव हो जाएगा, नो की कमांड आई तो रिजेक्ट। तो ये बेसिकली इस तरीके से UIDAI का कहना है कि ये इतना सेफ है। पर हुआ क्या है, ये सारा करंट अफेयर बना कैसे, आपके टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ट्विटर पे चैलेंज दिया है यूजर्स को कि ये रहा मेरा आधार नंबर, तुम सारे कहते हो कि आधार का डेटा सेफ नहीं है, तो तुम निकाल के बताओ मेरे बारे क्या जानकारी निकाल सकते हैं। अब बैठ गए लोग, उन्होंने उनका नाम, उनका फादर का नाम, वो रहते कहाँ है, ठीक है, उनका पैन कार्ड नंबर, उनका बैंक अकाउंट नंबर सब निकाल के उन्हें दे दिया, उनका मोबाइल नंबर उनके ट्विटर पे सब पोस्ट कर दिया कि ये रहा आपका डिटेल। तो UIDAI फिर से स्टेटमेंट देने आई कि ये पब्लिकली डेटा कहीं और से निकाला गया है, ये हमारे सर्वर से नहीं आया, हमारा सर्वर हैक प्रूफ है, ये सब कुछ है। तो ये कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। अब कहां से आया, कैसे आया, सरकारी जाने, ठीक है, तो पर्दा डाल दिया जाता है इन सारी चीजों पे। पर आधार का यूजेज, आपका प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन भी रहा है कि आधार कहाँ कहाँ यूज होता है। बेसिकली जितने ऑप्शन आए थे सारी जगह यूज होता है। आधार बैंक अकाउंट खोलना है उसके लिए चाहिए, इंश्योरेंस करवानी है तो चाहिए, मोबाइल इशू करना है तो चाहिए, हर चीज के लिए चाहिए। बस एक चीज के लिए नहीं यूज हो सकता आधार, वो है आपका सिटीजनशिप के प्रूफ के तौर पे नहीं यूज हो सकता। बाकी सारी चीजों के लिए आधार बनता है। देखो क्योंकि नेपाल से भी लोग इंडिया में काम करने आते हैं, उनके लिए भी आधार बनता है, पर वो है तो नेपाल के सिटीजन ना, इंडिया के थोड़ी हैं, तो इस कारण आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। अब एक और चीज के ऊपर आपके UIDAI ने बोला है, एक ना नई चीज इश्यू हो जाती है जिसे कहते हैं मास्क्ड आधार। कई जगहों पे आपके बोला जाता है कि आधार की फोटोकॉपी अटैच करो। आधार की फोटोकॉपी के ऊपर आपकी सेंसिटिव डिटेल भी तो लिखी हुई है, आधार नंबर ही हो गया जैसे। एक अब चीज है जिसे कहते हैं मास्क्ड आधार। मास्क्ड आधार आपका क्या करेगा, ये पहले 8 डिजिट्स को ना XXX से चेंज कर देगा। तो पहले जो 12 डिजिट का नंबर है, पहले 8 डिजिट सारे XX के नाम से अपीयर होंगे। कई बार आप देखते हैं ऑनलाइन जो आपके कार्ड होते हैं वो XXS से आ रहे होते हैं, बस आखिरी के 4 डिजिट दिख रहे होते हैं, वो मास्क हो चुके होते हैं ताकि कोई आपके पीछे स्क्रीन पे वो नंबर ना देख सके। वैसे ही अगर कोई आपकी फोटोकॉपी आपसे ले रहा है, उसे आपका पूरा का पूरा आधार नंबर ना पता लग सके, जिससे ऐसी कोई सेंसिटिव डिटेल हैक मार के आपके यूज ना कोई कर पाए, ठीक है। तो अब ये मास्क आधार भी निकाल सकते हो आप, उसमें पहले 8 डिजिट, ये याद रखना, पहले 8 डिजिट छुपाए जा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है। थर्ड करंट अफेयर है आपका इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो अभी न्यूज ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के नेगोशिएटर्स आपस में एक साथ मिले, 118th मीटिंग हुई है परमानेंट इंडस कमीशन की, और पीसफुली ये सारी मीटिंग खत्म हुई है। ये जो मीटिंग है ये बेसिकली हर साल होती है, और एक साल में मल्टीपल टाइम्स भी हो सकती है, इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, देखो जब इंडिया और पाकिस्तान की डिवीजन हुई, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान की लाइफलाइन है इंडस। अगर इंडस बंद हो जाए तो पाकिस्तान सारा का सारा रेगिस्तान बन जाए। तो पाकिस्तान को ये बहुत ज्यादा फिक्र थी कि कल ऐसा ना हो कि इंडिया के साथ रिलेशन खराब हुए, इंडिया सारा पानी बंद कर दे हमारा।
इस कारण उन्होंने इंडिया के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि हमारा पानी बंद करना। इंडिया ने पहले कहा था हम नहीं करेंगे। हम भी रिवर्स को यूज करना चाहते थे क्योंकि इरिगेशन, डैम सब कुछ बनाना चाहते थे, तो हमने भी लोन अप्लाई किया हुआ था और पाकिस्तान ने भी लोन अप्लाई किया हुआ था वर्ल्ड बैंक के पास। तो वर्ल्ड बैंक ने एज अ कॉमन मीडिएटर बनने का प्रस्ताव दिया इंडिया पाकिस्तान को कि मैं तुम दोनों की एक समझौता करवा देता हूं। इंडिया पाकिस्तान दोनों मान गए। इसके चलते हुए 19 सितंबर 1960 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में समझौता हुआ, जहां पे रिवर्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया, ऊपर की 3 और नीचे की 3। ऊपर की 3 को हम कहते हैं वेस्टर्न रिवर्स, तो थोड़ी सी वेस्टर्न साइड पे पड़ गई, और ये जो इस साइड पे पड़ गई ये ईस्टर्न साइड पे पड़ गई, ईस्टर्न रिवर्स। वेस्टर्न रिवर्स दी गई है एक तरह से पाकिस्तान को। ये वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, चिनाब और झेलम। पर ये रिवर इंडिया के जम्मू कश्मीर इस एरिया से भी निकलती हैं। इंडिया को इन रिवर्स में से आपके इरिगेशन, आसपास के एरिया में इरिगेशन, बिजली बनाना और ड्रिंकिंग वाटर के लिए अलाउड है। इससे ज्यादा हम इसे नहीं किसी चीज के लिए यूज कर सकते, ठीक है? और किसी चीज के लिए हम इन रिवर्स को नहीं यूज कर सकते, तो इनका पानी हम नहीं रोक सकते। ईस्टर्न रिवर्स जो हैं आपकी ब्यास, रावी और सतलुज, ये 100% इंडिया की हैं और इनके ऊपर 100% हमारा हक है। तो ये 100% हम इन्हें पानी चाहे तो ये तीनों रिवर्स पाकिस्तान जाने से बंद कर दें। तो अभी तक ये हम रिवर्स 100% यूज नहीं कर पाए हैं, पर हमारे पास पूरा राइट है, हम इन्हें कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारा का सारा पानी हम पाकिस्तान जाने से बंद कर सकते हैं। ये सारा एग्रीमेंट ये इंडस वाटर ट्रीटी में होता है। वेस्टर्न रिवर्स में इंडिया को 20% पानी यूज करना अलाउड है, 80% पाकिस्तान में जाने देना पड़ेगा। ईस्टर्न रिवर्स 100% हम यूज कर सकते हैं, उसमें पाकिस्तान कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। क्लियर है? ये थे आपके ये करंट